स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर के सबसे छोटे पार्ट को हम एटम्स या मॉलिक्यूल कहते हैं। अभी तक यह भी पता था, जॉन डाल्टन ने यह भी कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, आगे नहीं तोड़ सकते। लेकिन 19th सेंचुरी के शुरुआत में ही बहुत सारे साइंटिस्ट के पास ये चैलेंजेस आ गए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, क्या एटम के अंदर कुछ और होता है, एटम दिखता कैसा है, होता कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये किससे केमिकल रिएक्शन करता है, क्यों करता है। अभी तक किसी के पास जवाब नहीं था। दो चीज ऐसे एक दूसरे के साथ रब किए गए, प्लास्टिक के पेन को या कोई प्लास्टिक मटेरियल को कोई बच्चा अपने बाल में रगड़ लेता है और वो चार्ज हो जाता है, और वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को खींच रहा होता है अपनी तरफ। तो बैलून को भी रब करके दीवार में चिपका सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि मैटर के अंदर, एटम के अंदर कुछ तो है जो चार्ज है। आपने कहा भाई साहब कि एटम के अंदर कुछ नहीं है, तो फिर ये चार्ज कहां से आया? ये चार्ज एटम के बाहर नहीं है, चार्ज तो एटम के अंदर ही है, मतलब कुछ तो है एटम के अंदर। डाल्टन ने कहा कि भाई साहब हमारे बस की नहीं है। तो लोगों को जानने की इच्छा हुई कि एटम के अंदर क्या है, कौन बताएगा। तो ऐसा देखा गया कि ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर, दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रगड़ने से वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते थे। तो ये चार्ज आ कहां से रहे हैं? मतलब कि एटम को तोड़ा जा सकता है, एटम डिविजिबल है, और एटम को तोड़ोगे तो उसके अंदर वही चार्ज पार्टिकल मिलेंगे। 1900 तक यही पता था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। तब तक सबसे पहले जे थॉमसन ने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है जो 11th क्लास में पढ़नी है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पता कर लिया कि एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तभी उसी टाइम में एक साइंटिस्ट है ई गोल्डस्टीन, इन्होंने कैनाल रे एक्सपेरिमेंट किया, यह भी 11th क्लास में पढ़नी है, और इन्होंने पता कर लिया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट होता है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और मास बहुत ज्यादा होता है, और इसका नाम उन्होंने क्या रखा, प्रोटॉन। 2000 टाइम मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, और इसका नाम उन्होंने प्रोटॉन रखा। तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को E- से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को P+ से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन को यूनिट मानते हैं, जैसा कि हम आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे, 1 मानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1 मानते हैं और प्रोटॉन के चार्ज को +1 मानते हैं, ये याद रखना। तो अभी तक हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता चल गया और प्रोटॉन के बारे में भी पता चल गया। तो भाई साहब अब तो दो सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर जो पार्टिकल मिले उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम डिवाइड हो गया ना, तो सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर ही होगा ना। तो ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते कैसे हैं एटम के अंदर, कौन कहां रहता है, एटम का मॉडल कौन देगा, कौन बताएगा कि एटम का मॉडल ये होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऐसे प्रोटॉन होते हैं, और ओवरऑल एटम ऐसा दिखता है। तो ऐसा अभी तक किसी ने बताया नहीं था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, लेकिन लोगों में कंपटीशन फिर से शुरू हो गया, सबसे पहले कौन बताएगा। ऐसा लगता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर देते हैं, ऐसा ही होता है, जितने प्लस चार्ज होता है उतने ही माइनस चार्ज होते हैं, और दोनों मिलकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। और यह भी पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को रिमूव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतनी चीजें पता चलने के बाद भी एटम का ओरिजिनल स्ट्रक्चर कैसा होगा यह कौन बताएगा, कोई नहीं बता पा रहा था। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं, प्रोटॉन एटम के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे का चार्ज न्यूट्रल करते हैं, बैलेंस करते हैं, सब कुछ पता चल गया, लेकिन होता कैसा है एटम ये किसी ने नहीं बताया। तो अभी तक ये बात क्लियर थी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुए कि एटम के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो गलत हो गई भाई। सबसे पहले सामने आए जे थॉमसन, इसीलिए इस मॉडल का नाम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं या थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कहते हैं। इन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं वो क्रिसमस पडिंग की तरह होते हैं। अब क्रिसमस पडिंग हम लोग तो नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं तो हम लोग वाटरमेलन से समझ सकते हैं।
थॉमसन ने कहा कि जो रेड रेड इडेबल पार्ट होता है वाटरमेलन के अंदर वो प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज का बना होता है, और उसके अंदर जो काला काला सीड्स होते हैं वाटरमेलन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जितना प्लस चार्ज होता है उतना माइनस चार्ज होता है, और एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कि इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया ये बताने के लिए, फिलॉसफी के आधार पे, पढ़ाई के आधार पे बता दिया। थॉमसन ने पहली बात, दो बातें कही। पहली बात क्या कही? एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। कोई एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक वाटरमेलन। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरी बात इन्होंने कही कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और एटम एज ए होल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होगा। भाई +5 -5 मिलकर 0, +10 -10 0, +1 -1 0, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, तो चार्ज तो 0 हो गया। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव नहीं कर पाए, दिखा नहीं पाए। सबसे पहले किसी ने यदि एटम पे एक्सपेरिमेंट किया तो वो थे रदरफोर्ड। जब एक्सपेरिमेंट की बारी आई कि भाई साहब कौन एक्सपेरिमेंट करेगा इस पे, तो दो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट रदरफोर्ड के पास जाते हैं कि हम आपके अंडर में पीएचडी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट तो रेडी है भाई, सब्जेक्ट है कि हम चाहते हैं कि आप एटॉमिक मॉडल पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। उन्होंने एक सेटअप तैयार किया। सेटअप तुम लोग बुक में दिया नहीं है, मैं थोड़ा सा रफ सेटअप तैयार करता हूं। देखो कैसे, गोल्ड का एक सीट लिया उन्होंने। गोल्ड का ही क्यों लिया? कॉपर का ले लेते हैं, सिल्वर का ले लेते हैं। गोल्ड की मेलिएबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसको पीट पीट के बहुत पतला कर सकते हो, इतना पतला कि और किसी को भी इतना पतला नहीं कर सकते। यहां पे क्या ले लिया? गोल्ड फॉइल ले लिया, ठीक है जी। यहां पे एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया, जो कि अल्फा पार्टिकल को इमिट कर सके। कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। बार बार अल्फा पार्टिकल छोड़ रहे थे यहां से। और यहां से एक स्क्रीन ले लिया जिस पर कि फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग लगी हुई थी। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? यहां पे कोई भी अल्फा पार्टिकल जहां पे टकराएगा वहां पे ब्राइट स्पॉट बन जाएगा कि अल्फा पार्टिकल यहां टकराया है। क्लियर है? बीच में एक बैरियर लगा दिया कि भाई अल्फा पार्टिकल कोई भी कहीं से ना निकले। इतना छोटा सा पतला सा स्लिट छोड़ा, पतला सा रास्ता छोड़ा कि यह कंफर्म हो कि अल्फा पार्टिकल यहीं से निकला है। तो अल्फा पार्टिकल यहां से निकलेगा, ये कंफर्म हो गया। तो अब यहां पे ब्राइट स्पॉट कहां बन रहा है, उससे हम एंगल मिला सकते हैं कि यहां से मान लो इधर गया, कि इधर गया, इधर गया, कि इधर गया, किधर गया। टेक्निक समझ रहे हो? और इसी को अपने दोनों स्टूडेंट को रदरफोर्ड ने दे दिया। 2 साल तक खाली वो बम्बार्डमेंट कराते रहे और ऑब्जर्वेशन लिखते रहे कि किधर गया, एवरेज किधर जा रहा है, कितना परसेंटेज डेविएट हो रहा है, कितना परसेंटेज वापस लौट रहा है, यही वो लोग कैलकुलेट करते रहे। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयंस सिंस दे हैव अ मास 4 यूनिफाइड मास। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव एन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इनके पास। और ये क्या होते हैं? हीलियम आयन होते हैं, डबली चार्ज होते हैं। और इनका मास कितना होता है? 4 यूनिफाइड मास। और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। ये क्या हो गया? एटॉमिक मास। ये हो गया एटॉमिक नंबर, और ये हो गया चार्ज। डबली चार्ज हीलियम आयन को बहुत हाई स्पीड से ये छोड़ रहे थे। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयन सिंस दे हैव मास 4 यूनिट। It was expected that alpha particle would be deflected by subatomic particle in the gold atom. ऐसा सोचा गया था कि अल्फा पार्टिकल, सब एटॉमिक जो अंदर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिंस अल्फा पार्टिकल वेयर मच हेवियर देन द प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से ज्यादा हेवियर होता है, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। भाई कोई भी दो चीज बहुत तेजी से टकराएगी तो जो हल्का
चीज होगा वो डेविएट होता है, वो दूर भागेगा। तो ऐसा सोचा गया था कि अल्फा पार्टिकल ज्यादा डेविएट नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन का 4 गुना मास होता है अल्फा पार्टिकल के पास, तो डेविएट नहीं होगा। लेकिन जो भी ऑब्जर्वेशन मिला वो सोच से परे था। क्या देखने को मिला? देखो पहले पिक्चर देख लो, फिर ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, करीब 90% अल्फा पार्टिकल तो अनडेविएटेड पास कर गए, थोड़ा सा भी अपने पाथ में चेंज नहीं किया, सीधा निकल गए। देख रहे हो, यह ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब क्या है आगे पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे। देखा क्या? देखा कि 90% अनडेविएटेड पास कर गए, 5 से 6% स्मॉल एंगल पे डेविएशन हुआ। देखो स्मॉल एंगल पे डेविएशन हो रहा है ना, और करीब 12,000 में से एक, बहुत ही कम, अपने पाथ को रिट्रेस कर गए, मतलब टकराया और वापस लौट गया, टकराया वापस लौट गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में ये 3 पॉइंट याद रखना है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेज ऑन स्ट्रेट लाइन, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, और वेरी फ्यू, ऑलमोस्ट 1 of 12,000 अल्फा पार्टिकल अपीयर टू बी रीबाउंड, अपने पाथ को रिट्रेस किया, वापस लौट गया। तो इन तीनों बातों से इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में निकल गए थे, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर बहुत ज्यादा खाली जगह होता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्शन, सीधा पास कर गए वो। इसीलिए कंक्लूजन क्या निकला कि बहुत ज्यादा खाली जगह है एटम के अंदर। वेरी फ्यू पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाई वेरी लिटिल स्पेस। जितना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन है वो बहुत ही छोटे जगह पे है, सेंटर पे है। क्लियर है? जिसे बाद में इन्होंने ही नाम दिया न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। A very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree, अपने पाथ पे वापस लौट गया, बहुत कम, indicating that all positive charge and mass of the gold atom were concentrated at a very small volume within the atom. जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, प्रोटॉन हैं, वो बहुत ही छोटे जगह में और बहुत ही हाईली डेंसिटी के साथ, क्योंकि कम वॉल्यूम होगा, कम से कम वॉल्यूम होगा और मास ज्यादा से ज्यादा होगा, तो डेंसिटी हाई होगी। तो हाई डेंसिटी में, छोटे वॉल्यूम में वो कॉन्सेंट्रेटेड है। डेंसिटी इतनी हाई है कि इतना पावरफुल 4 गुना मास वाला अल्फा पार्टिकल, इतना स्पीड के साथ जाने वाला अल्फा पार्टिकल भी उन्हें पेनेट्रेट नहीं कर पाया, आर पार छेद नहीं कर पाया, आर पार पेनेट्रेट नहीं कर पाया, वापस लौट गया। वापस लौट गया मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लग रही है एक दूसरे के ऊपर, अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा है, डेंसिटी न्यूक्लियस की काफी ज्यादा है। समझ आया? न्यूक्लियस का रेडियस इन्होंने बताया कि 10⁵ टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ एटम, मतलब फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल हो गया न्यूक्लियस और पूरा ग्राउंड हो गया एटम। क्लियर है? तो यह हुआ ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। अब इन्होंने अपना दिया मॉडल। क्या दिया? मॉडल कि आखिर में एटम और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते कैसे हैं एटम के अंदर। इस एटम को हम रदरफोर्ड मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अपने मॉडल में इन्होंने पहली बात क्या कही? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के अंदर बहुत ही छोटा सा स्फेरिकल पार्ट में पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज रहता है, और उस छोटे से स्फीयर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। लगभग सारा का सारा मास कहां रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। क्लियर है? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कल पे घूमते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। तो क्या फाइनली इन्होंने क्या बनाया? रदरफोर्ड ने कहा कि भाई साहब मान लो कि ये है एटम, तो ये हो गया न्यूक्लियस, और इसी में सारे के सारे प्रोटॉन हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन है वो इसी पे चक्कर लगाता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है। मतलब न्यूक्लियस नाम उन्होंने ही दिया था, रदरफोर्ड ने।
इसीलिए इस मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। क्या क्या बोला? लगभग सारा मास सेंटर पर ही रहता है, लगभग सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में ही रहता है, और इस छोटे से जगह को जो कि जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा मास होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। तब तक क्या होता है? तब तक 11-12 पढ़ोगे, तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की खोज हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फराडे, माइकल फराडे, बहुत ही गरीब लेकिन साइंस से प्रेम करने वाला लड़का, किसी का असिस्टेंट बन के काम कर रहा था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की खोज कर दी। उस पर इतना बोला गया कि बहुत सारा दौलत देंगे, तुम्हें दौलत से तौल देंगे, ये थ्योरी हमें दे दो। नहीं दिया, फिर उसे लात मार के बाहर कर दिया गया, लेकिन आज दुनिया उसे याद करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कारण ही क्या बना? मोटर, जनरेटर सब उसके बाद बने हैं। तो क्या खोज हो गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और ये थ्योरी का खोज होते हैं इनका मॉडल धड़म टाइटाफिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तब तक क्या हो गई थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की खोज हो गई थी। कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सीलरेटेड मोशन करता है, यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी निकलेगी। कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सीलरेटेड मोशन करता है तो उससे क्या निकलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा या एमिशन होगा। इसको रेडिएशन भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती जाएगी। मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल, इस पे माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज है और इधर प्रोटॉन है, तो सर्कल पे कोई भी घूमता है, चाहे कांस्टेंट स्पीड से घूमे या वेरिएबल स्पीड से घूमे, उसका एक्सीलरेशन होता है। मतलब एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा तो क्या होगा? इसका सर्कल, मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पाथ छोटा होते जाएगा। भाई एनर्जी कम हो रही है ना, एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो बड़ा सर्कल में घूमेगा। एनर्जी कम होते जा रही है, थकता जा रहा है, एनर्जी कम हो गई, लास्ट में आके ये क्या करेगा? न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और न्यूक्लियस से टकरा जाएगा तो एटम स्टेबल नहीं होगा, एटम तो अनस्टेबल हो गया, मतलब एटम होता ही नहीं। ये क्या हो गया? लेकिन हमें तो दिख रहा है कि सारे पदार्थ एटम से बने हैं, सारे मैटर एटम से बने हैं, तो एटम अनस्टेबल कैसे हो गया? ये एटम स्टेबल है तभी तो ये बिल्डिंग खड़ी है, ये रोड खड़े हैं। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि इसका एक्सप्लेनेशन, बोला भाई साहब हमें क्षमा कीजिए, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते, बड़ी मेहनत से हमने ये बताया। तो बोला कि ठीक है, तो आपका तो गड़बड़ हो गया। तो ड्रॉबैक पढ़ लेते हैं इनका। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। The revolution of electron in circular orbit is not expected to be stable. Any particle in circular orbit would undergo acceleration. कोई भी सर्कल पे घूमेगा चार्ज पार्टिकल तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। During acceleration चार्ज पार्टिकल would radiate energy, वो रेडिएट करेगा एनर्जी को, रिलीज करेगा एनर्जी को, तो एनर्जी कम होगी। मतलब कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी and finally fall into the nucleus. If this were so, यदि ऐसा होता है, the atom should be highly unstable and hence the matter would not exist in the form that we know. मतलब मैटर तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। We know that atoms are quite stable. लेकिन हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं। तो भाई साहब गलती वहां नहीं है एटम में, गलती है रदरफोर्ड की थ्योरी में। तो रदरफोर्ड की थ्योरी यही से फेल हो जाती है। या होते गया और लास्ट में टकरा गया न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से टकराने का मतलब दुनिया में एटम होगा ही नहीं। फिर न्यूक्लियस से टकराने का मतलब अनस्टेबल हो गया एटम, और अनस्टेबल हो गया तो दुनिया में कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। और दुनिया में तो हमको सारी चीज़ें दिख रही है, और सारी चीज़ें एटम से ही बनी है। मतलब एटम तो स्टेबल है, मतलब आपकी थ्योरी अनस्टेबल है, आपकी थ्योरी में गड़बड़ है। उसी मॉडल को आगे बढ़ाया। अब अगला एटॉमिक मॉडल किसने दिया? नील्स बोर ने। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम कहते हैं इसको, बोर्स मॉडल ऑफ एटम।
कोई भी मॉडल फेल हुआ लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ अपना इंफॉर्मेशन दे ही गया। वो डाल्टन ने भी फेल किया लेकिन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया। थॉमसन ने फेल किया लेकिन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया। और रदरफोर्ड भी फेल किया, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिए। तो नील्स बोर ने क्या कहा, इन्होंने दो बातें कही। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। इन्होंने सबसे पहले बात कही कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगा। बहुत सारे फिक्स इसके डिस्क्रीट ऑर्बिट है, अलग अलग ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, रदरफोर्ड ने तो अलग अलग ऑर्बिट की बात नहीं की थी, नील्स बोर ने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। फेल होंगे ये भी, लेकिन कुछ बातें इनकी भी पास हो जाएगी। तो नील्स बोर ने कहा कि एक ही ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट होती है, डिस्क्रीट ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लॉस नहीं करेगा, डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब इसका रीजन पढ़ना है 12th क्लास में, 11-12 में पढ़ना है। क्यों नहीं रेडिएट करेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, बाकी सारी बातें शॉर्टकट में बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन एक तो एक ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगा, बहुत सारे डिस्क्रीट ऑर्बिट होंगे, और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। बहुत सारा, अब तो ऑप्शन बहुत सारा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारा ऑप्शन हो गया, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसमें वो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। तो एनर्जी का लॉस तो इन्होंने रोक दिया। कुछ अलग अलग बातें बताई, अलग अलग ऑर्बिट को इन्होंने कहा एनर्जी लेवल या सेल या ऑर्बिट। तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या सेल, इन्होंने नाम दिया। कैसे नाम दिया, दो तरीके से नाम दिया। एक तो अल्फाबेटिकली नाम दिया, कैपिटल लेटर से KLMN, ऐसे चलता जाएगा। और दूसरा नाम क्या दिया, N = 1, N = 2, N = 3, N = 4, यह भी नाम देने का एक तरीका है, ऐसे चलता जाएगा। तो नील्स बोर ने अलग अलग ऑर्बिट की भी बात बताई और ऑर्बिट का नामकरण भी किया, नाम भी दिया उसको, और इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इस ऑर्बिट में उसके लिए भी बातें बताई। भाई अब तो इलेक्ट्रॉन के पास मल्टीपल ऑप्शन है ना, तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यह भी बात बताई किसने, नील्स बोर ने। तो अभी हम लोग न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। न्यूट्रॉन 1932 में जे चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवर कर दिया। और न्यूट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता और इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल p से, n फॉर न्यूट्रॉन, p फॉर प्रोटॉन, e फॉर इलेक्ट्रॉन, A फॉर मास नंबर, अल्फाबेट, Z फॉर एटॉमिक नंबर। अल्फाबेट मिला रहे हो तुम लोग। स्मॉल n से इसे दिखाते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज देयर फॉर गिवन बाय सम ऑफ द मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस। यदि मास नंबर निकालना हो, मास नंबर A निकालना हो, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यदि टोटल मास निकालना हो, एटम का मास निकालना हो, तो मास, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग ना के बराबर होता है। तो एटम का मास लगभग कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास भी लगभग प्रोटॉन के
बराबर ही होता है। हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट या सेल, डिफरेंट ऑर्बिट या सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो कुछ रूल्स है इनका कि डिफरेंट एनर्जी लेवल या डिफरेंट सेल में डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे रखा जाएगा, और एक बार ध्यान से सुन लिया तो तुम अपने से पिक्चर बना सकते हो। मात्र 3 ही रूल है। फर्स्ट रूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सेल इज गिवन बाई 2n²। देखो किसी भी सेल में या ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट क्या हो जाएगा 2n²। n क्या है, ऑर्बिट नंबर, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 दिखा रहा है जरा, ऑर्बिट नंबर। तो n की वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 मतलब 2। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर है बात। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट 2 इंटू 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में 8 रह सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट कितना रहेगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 9 18। तो ऐसे ही करते जाओगे। देखो लास्ट ऑर्बिट को, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया 1 2 3 4, मान लो 4 है, तो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट को कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और आउटर मोस्ट में कह रहा है कि बाकी का हमें नहीं पता, बाकी तो नियम के अनुसार चलेंगे, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 होंगे। अब 2n² के अनुसार कितना भी हो, यदि नॉर्मल ऑर्बिट रहा तो, लेकिन यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 8 ही रह सकते हैं, सबसे बाहर वाले में। तो बाकी लोगों को 2n² के अनुसार भरना है बाकी ऑर्बिट को, और आउटर मोस्ट को ऑक्टेट के अनुसार। इसे हम ऑक्टेट कहते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है या पूरा रखना चाहता है। ठीक है, तो ये थी सेकंड रूल की बात। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना होगा 8। और थर्ड रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल कह रहा है कि भाई साहब हम तब तक ये फोर्थ को नहीं भर सकते या थर्ड को नहीं भर सकते जब तक कि अंदर का सब भरा ना हो। मतलब स्टेप वाइज माइनर में भरेंगे, एक के बाद पहले फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रख लेंगे 2, फिर रखेंगे इसमें 8, फिर इसमें 8 रखेंगे, 8 रखने के बाद इसको पूरा करेंगे, ये 8 हो गया तब इसे 18 करेंगे। समझ में आया। पहले फर्स्ट ऑर्बिट भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड 8, फिर थर्ड में 8, फोर्थ में 8 हो जाएगा तब फिर वापस आके थर्ड में 18 करेंगे। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया न्यूक्लियस, तो किसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये किसमें होंगे फर्स्ट ऑर्बिट में ही होंगे। अब फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं रख सकते, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही रख सकते हैं। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये भर गया। अब तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट हो गया सेकेंड ऑर्बिट, वो तो बाद में आएगा। लिथियम के बाद बेरिलियम,
बेरिलियम का होता है 4। न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो गया, फुल हो गया ये, सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है बात? अब क्या गया? बोरॉन 5। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो गए, बाकी 3 सेकेंड ऑर्बिट में। बोरॉन के बाद कार्बन। अरे तो एक ही साथ 8 थोड़े होगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं ना, तो एक एक करके बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम भरते जाएंगे। तो 6 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में। क्लियर है? तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और बाकी 5, बाकी 5 हो जाएंगे सेकेंड ऑर्बिट में। ऑक्सीजन के पास 8। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के पास 8। न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 9। न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, 1 2, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया इसमें। अब केवल एक ही आ सकता है इसमें। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन। नियॉन हो गया 10। न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा? अब वो एक और लेयर आ जाएगी। हाँ, लेयर नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट आ जाएगा। अभी तक सेकेंड ऑर्बिट आउटर मोस्ट है, लेकिन अब थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा आउटर मोस्ट। नियॉन के बाद हाँ सोडियम 11। तो फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट। अब ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, देखो ऐसे भी लिख लेंगे। पहले में 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिखते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही क्लियर था। सोडियम के बाद मैग्नीशियम 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 2। फिर से एक बार बोलते हैं, नॉर्मल ऑर्बिट को 2n² के अनुसार भरेंगे, आउटर मोस्ट को ऑक्टेट के अनुसार भरेंगे, मतलब 8 पूरा करेंगे, और पहले इनर ऑर्बिट भर लेंगे तब आउटर ऑर्बिट भरेंगे। मतलब स्टेप वाइज मैनर में हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। अब देखो वैलेंसी। वैलेंसी को क्या कहते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी एटम की जितनी ज्यादा कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो उसकी वैलेंसी होती है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये क्या है? लेकिन ये वैलेंसी नहीं है। वैलेंसी क्या है? कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। यदि सोडियम है, यदि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसका आउटर मोस्ट ये हो जाएगा, और आउटर मोस्ट में क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा। यदि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 7। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसका 8 पूरा हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन लेता है, या जितना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, या जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। ठीक है। इसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन फ्लोरीन ने अपना वैलेंसी पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लिया। लेकिन कार्बन जैसे एटम है, आउटर मोस्ट कितने हैं? 4। ना तो 4 किसी को दे सकते हैं, ना 4 किसी से कंप्लीटली ले सकते हैं, तो ये शेयर करते हैं।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए इसको 8 पूरा करने के लिए? 4। तो इसकी वैलेंसी भी 4 है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है। आउटर मोस्ट में 4 है ना, और 4 चाहिए भी इसको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का फर्क समझ में आया? मेटल के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, लिथियम है तो लिथियम का क्या हो गया 2 और 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका 1 है और वैलेंसी भी इसका 1 है, क्योंकि ये किसी को देगा। देने वाले को मेटल कहते हैं और लेने वाले को नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के केस में ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का 2 और 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी 8 पूरा होगा इसका। तो मेटल के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बराबर होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ। डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो वैलेंसी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो सर लिथियम को सर अगर पूरा आउटर मोस्ट करने का हो तो 7 चाहिए सर। लेकिन वो नहीं, देखो यहां पे एक एक्सेप्शन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट को पूरा करेंगे। लिथियम को या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, या 1 इलेक्ट्रॉन दे के फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट कर दे। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम ये फर्स्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करते हैं, समझ आया? इसीलिए लिथियम पे देने वाले पे प्लस चार्ज आ जाता है। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो Li प्लस आ जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका सेकंड ऑर्बिट खत्म, तो फर्स्ट ऑर्बिट बचेगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। ऑक्टेट मतलब 8 ही नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2 पूरा होना चाहिए, क्योंकि उतना ही रह सकता है ना, बाकी में 8 रह सकता है फर्स्ट को छोड़ के, लेकिन फर्स्ट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 से ज्यादा 3 भी नहीं रह सकते, क्योंकि 2n² के अनुसार क्या वैल्यू आती है फर्स्ट के लिए 2। ऐसा देखा गया है कि जिस एटम का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो केमिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करता है, वो इनर्ट हो जाता है, उसकी वैलेंसी 0 हो जाती है, ये भी याद रखना। जिसका ऑक्टेट पूरा है 2, किसका है, हीलियम का, तो इसकी भी वैलेंसी 0, ना किसी से लेगा ना किसी को देगा। 2 8 किसका है, नियॉन, वैलेंसी 0, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। ये भी किसी का ना लेगा ना किसी को देगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 8 8 किसका है, आर्गन, वैलेंसी 0। अब जिसका आउटर मोस्ट कंप्लीट नहीं है वही किसी से लेगा या देगा या शेयर करेगा। जिसका आउटर मोस्ट कंप्लीट है वो किसी से ना लेगा ना किसी को देगा, केमिकली इनएक्टिव, इसीलिए इसे केमिकली इनएक्टिव कहते हैं, केमिकली इनएक्टिव या इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कहते हैं। यह किसी से रिएक्शन नहीं करते। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, सारा डेफिनेशन यहीं पे है सब कुछ। यदि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 होंगे तो इसे कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यदि 8 नहीं होंगे तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, या तो शेयर करके या गेन करके या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा या शेयर करेगा टू कंप्लीट ऑक्टेट, उसे उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gained, lost or shared so as to make the octet of electron in the outermost shell gives us directly combining capacity of the element, that is valency। उसी को वैलेंसी कहते हैं। तो व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एन मैग्नीशियम एल्युमिनियम? तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 वैलेंसी होगी, क्योंकि दोनों लॉस कर देगा किसी को। 3 इलेक्ट्रॉन होता है एल्युमिनियम में तो 3 वैलेंसी होगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, लॉस कर देगा। 5 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। क्लियर है बात? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो वैलेंसी का फिर से डेफिनेशन दिया, एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज डेफिनिट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी बिल्कुल फिक्स होता है, जिसे इसकी वैलेंसी कहते हैं। क्लियर है? आप देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसे जेड से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर
किससे दिखाते हैं? जेड से। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब पी के बराबर होता है। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसे उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब मास नंबर देखो, मास नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसे हम उसका मास नंबर कहते हैं। देयर आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, हैंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, लगभग सारा का सारा मास ऑफ एन एटम इन्हीं लोगों के पास होता है। तो मास नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे? द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए। मास नंबर, मास नंबर को कैपिटल ए से दिखाते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब किसी भी एटम का सिंबल दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले उसका सिंबल दिखाएंगे। एक्स एक वेरिएबल ले लिया, मतलब ये लिथियम भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका एटॉमिक नंबर कहां लिखेंगे? लोअर बॉटम पे, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में टॉप पे लिखेंगे मास नंबर। क्लियर है? नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, एक ही साइड में, लेफ्ट साइड में दोनों होंगे। क्लियर है? ऐसे किसी एटम का सिंबल दिखाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर 14 होता है। तो ऐसे दिखाएंगे। अब देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर अलग होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। इन नेचर ए नंबर ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रिटियम 1H3। तो एटॉमिक नंबर सेम हो गया, मास नंबर अलग अलग हो गया, तो इन्हें कहेंगे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। बहुत सारे एलिमेंट या एटम एक फॉर्म में नहीं पाए जाते, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो जिनका मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, उनको क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। आइसो मतलब सेम, टोप्स मतलब प्लेस, मतलब एटॉमिक नंबर। और भी आइसोटोप्स है, देखो कार्बन के 6C12, 6C14, ये कार्बन के आइसोटोप्स है। क्लोरीन के देखो 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। क्लियर है? तो क्लोरीन के भी आइसोटोप्स याद रखना। तो आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या है? Isotopes are defined as atoms of the same element having same atomic number but different mass number। अलग अलग आइसोटोप्स अलग अलग परसेंटेज में पाए जाते हैं, सभी एक परसेंटेज में नहीं पाए जाते। तो जो एटॉमिक नंबर निकालते हैं इनके आइसोटोप्स का एवरेज निकालते हैं। क्लियर है? तो एक एग्जांपल करके हम देखेंगे, बाकी तुम लोग कर लेना। देखो 2 क्लोरीन होते हैं 17 35, एक का मास नंबर 35 और एक का मास नंबर 37। ये प्रकृति में, नेचर में 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं, मतलब ये होता है 75% पाया जाता है और ये 25% पाया जाता है। एवरेज मास नंबर कैसे निकालेंगे? एवरेज मास नंबर कैसे निकालेंगे? उनके मास नंबर में, आइसोटोप्स के मास नंबर में उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 35 है, इसमें 75% मल्टीप्लाई कर दो। 75% मतलब 75/100 प्लस 37 इंटू 25% मतलब 25/100। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 35.5 आएगा। क्लियर है? तो ऐसे हम आइसोटोप्स के हेल्प से एवरेज निकालते हैं। हाँ, आइसोटोप्स का एवरेज, आइसोटोप्स के हेल्प से एटम का एवरेज मास नंबर है। हाँ, एप्लीकेशन, आइसोटोप्स का केमिकल रिएक्टिविटी लगभग एक जैसी होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम। नॉर्मली वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। देखो पहले तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है आइसोटोप्स की,
हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होगी। अब कुछ आइसोटॉप्स है जो कि दुनिया में बहुत ही स्पेशल है, जैसे यूरेनियम। यूरेनियम एक आइसोटोप है जिसका कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए या न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूज होता है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप्स है, यूरेनियम का एक आइसोटोप्स है जिसका यूज न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए होता है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है। और आयोडीन का एक ऐसा आइसोटोप है जिसका यूज ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए होता है, जिसका गला फूल जाता है ना आयोडीन की कमी से, नमक कम खाने से गला फूल जाता है बड़ा सा, तो उसके ट्रीटमेंट में आयोडीन का एक आइसोटोप का यूज होता है। तो आइसोटोप स्पेशल भी है। अब आइसोबार देखो, ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम हो जाए और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाए उनको क्या कहते हैं? आइसोबार। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। ऊपर वाले हो गए सेम और नीचे वाले अलग हो गए। नीचे वाले अलग अलग हो गए। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन दोनों का मास नंबर कितना है? 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना बोला? 20, लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा? 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, लेकिन मास नंबर 40। तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? आइसोबार्स। क्लियर है?